प्यारे बच्चों, हमने अपने पाठ 5वें पाठ आपकी कमाई का पठन किया, व्याख्या की। हमने इसके मौखिक प्रश्नों को भी आज हल किया है। अब हम लिखित प्रश्नों पे चलेंगे। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न को हम मौखिक रूप से ही कर रहे हैं। लिखित प्रश्नों को हमें अपनी नोटबुक पे करना है। तो हम लोग चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ। हमारे लिखित प्रश्न हैं, उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। इस पाठ में आया हुआ है विसर्ग। विसर्ग के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। विसर्ग क्या होते हैं बच्चों? संस्कृत में ये तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हम शब्द लिखने के बाद दो बिंदु के रूप में विसर्ग को लिखते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रातः, तो हम इसके बारे में विसर्ग के बाद में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लिखित प्रश्नों को भी आज हल करेंगे। तो बच्चों, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग हम शब्दों के बाद हमने देखा है, बहुत से शब्दों के बाद दो बिंदु होते हैं। यही विसर्ग का चिन्ह है। दो बिंदु विसर्ग का चिन्ह है और इसका उच्चारण ह व्यंजन की तरह ही किया जाता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन की तरह किया जाता है और अधिकतर इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी शब्द हैं जिसमें हम विसर्ग देखते हैं। पहला वाला शब्द है प्रातः। प्रातः, इसको कैसे बच्चे पढ़ते हैं? प्रातः। तो हमने देखा त के बाद ह का उच्चारण था। तो प्रातः मतलब सुबह, सवेरे। प्रातः। अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो अधिकतर हम संस्कृत में इसका प्रयोग देते हैं। हिंदी में भी इसका कम प्रचलन है, लेकिन ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये शब्द हमारे हिंदी में भी प्रचलन में है। बच्चों, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। जो चिन्ह है, दो बिंदु के जो चिन्ह है, उसे विसर्ग कहा जाता है। और यह ह व्यंजन या ह में हल का निशान है। ह व्यंजन की ही आवाज़ आती है। इसकी ध्वनि कैसी है? ह व्यंजन की तरह। फिर से एक बार इनको दोहरा देते हैं। जैसे हमारे पाठ में प्रातः आया हुआ है। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। प्रातः, अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः, स्वतः। तो ये हमारे उच्चारण थे विसर्ग के। हमने मौखिक प्रश्नों को भी बच्चों कर ही रखा है। आप सब जानते हैं, हमने मौखिक को किया था। चलो उनको एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्यापारी की क्या इच्छा थी? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्यापारी की क्या इच्छा थी? व्यापारी की इच्छा थी कि उसका भी पुत्र उसका व्यापार संभाले। व्यापारी की क्या इच्छा थी? व्यापारी की इच्छा थी कि
उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। व्यापारी की क्या इच्छा थी? व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। आगे चलते हैं। ख, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही थी? व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब और आलसी था। व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब और आलसी था। दूसरा हमारा ख प्रश्न है बच्चों। जो दूसरा ख प्रश्न है, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब और आलसी था। हम ग पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न है, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? हम इसका उत्तर लिखेंगे। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमा के लाने को कहा। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमाकर लाने को कहा। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार सौंपा जब वह अपनी कमाई लाया, क्योंकि अब वह अपनी कमाई का महत्व समझ गया था। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार सौंपा जब वह अपनी कमाई लेके आया, क्योंकि पुत्र अपनी कमाई का महत्व समझ गया था। तो बच्चों हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। हमारे लिखित प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? तो बच्चों हम जानते हैं कि माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी, क्योंकि पुत्र रोने लगा था। हमने पाठ में भी इसे कर रखा है। हमने पाठ में क्या किया है बच्चों? हमने देखा कि पुत्र अपने माँ के पास गया और हम जानते थे वो आलसी था, आराम तलब था, और उसे
परिश्रम करने का अभ्यास ही नहीं था। और पिताजी ने क्या कहा था? पिताजी ने कहा था कि जाओ बेटा, आपको धन कमा के लाना है। तो पिताजी की बात भी माननी थी। अन्यथा नहीं तो क्या होता, रात का खाना नहीं मिलता। जैसे हमारे पाठ में लिखा है, पिताजी ने शर्त रखी थी, अगर आप कमा के नहीं लाएंगे तो आपको रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसको बड़ी चिंता थी। वो सीधा अपने माँ के पास गया। उसे पता था कि मेरी माँ मेरी मदद ज़रूर करेंगी। और उसने माँ से कहा, क्या कहा कि माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। और वह रोने लगा। और माँ को दया आ गई। पुत्र को रोता देखकर माँ को दया आ गई और माँ ने उसे एक अशर्फी दी। अशर्फी हम जानते ही हैं, सोने का सिक्का। तो क्यों दी थी बच्चों? क्योंकि उनका पुत्र उनके पास गया था, वह काफ़ी चिंता में डूबा था, उदास था और माँ के पास जाके रोने लगा। तो माँ की ममता उमड़ पड़ी, माँ को दया आ गई और माँ ने उसे अशर्फी दी। तो हमारा प्रश्न है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? तो उत्तर लिखते हैं हम इसका। बेटे को रोता देख, बेटे को रोता देख, रोता देखकर माँ की ममता जाग गई तथा माँ ने बेटे को एक अशर्फी दी। और बेटे को अशर्फी दी या एक अशर्फी दी, दोनों सही। तो फिर से बच्चों इसका उत्तर फिर से देखते हैं क्या है। माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? हमारा प्रश्न है, माँ ने बेटे को माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? हमारा पहला प्रश्न है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई और माँ ने बेटे को अशर्फी दी। और माँ ने बेटे को अशर्फी दी। दूसरा प्रश्न है हमारा, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? तो बच्चों हम जानते हैं
कि लड़के ने पहले माँ से कुछ पैसे मांगे, उसके बाद वह बहन के पास गया, उससे भी कुछ पैसे मांगे। दोनों ने मना कर दिया। कारण क्यों था? कारण क्या था मना करने का? क्योंकि पिताजी ने मना किया था। व्यापारी की पत्नी को व्यापारी ने मना किया था कि आज आपको मेरे पुत्र को कुछ पैसे नहीं देने हैं, और बहन को भी मना किया था कि आपको भी कुछ पैसे नहीं देने हैं। तो अब लड़के के पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। दोनों ने, पाठ में भी कहा है कि दोनों का दिल न पसीजा। माँ और बेटी लड़के के रोने पे भी, कितनी बार विनती करने पे भी दोनों का दिल नहीं पसीजा। दोनों ने उसे धन नहीं दिया, तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसीलिए उसने मजबूर होकर वह बाज़ार में काम ढूंढने के लिए निकला कि बाज़ार में घर में से तो अब पैसे मिलेंगे नहीं, तो बाज़ार में चले जाते हैं, वहीं काम ढूंढेंगे और वहीं से काम मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? तो हम लिखेंगे कि माँ और बहन के मना कर देने पर, पैसे देने से मना कर देने पर लड़का काम ढूंढने के लिए निकला। ठीक है, लड़का क्यों निकला था? हम लोग जानते हैं कि माँ और बहन दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। तो फिर से एक बार बच्चों इसका देखते हैं, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। तो मुख्य कारण यही था। अब उसको घर में पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब उम्मीद नहीं होती है तो क्या होता है? तब वो जान गया था कि अब उसको काम ढूंढना ही पड़ेगा, घर से पैसा नहीं मिलेगा, और जैसा व्यापारी ने कहा था उसे धन कमाना ही पड़ेगा, उसे अपनी कमाई दिखानी ही पड़ेगी। इस कारण से वह बाज़ार गया था। तो लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। फिर से एक बार देखते हैं, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे?
तो जब हमने देखा था बच्चों, उसने काफ़ी परिश्रम किया था। पहली बार एक सेठ का सामान उठाया था और सेठ को उसके घर तक छोड़ने गया था, और सेठ ने उसकी उस परिश्रम के बदले उसे 4 आने अर्थात चवन्नी दी थी। चवन्नी क्या होता है? 4 आने। 1 रुपये में बच्चों 16 आने होते हैं, 16। तो 16 आने का चौथाई हिस्सा जो होता है, 4 आने को चवन्नी कहा जाता है। तो पैसे तो काफ़ी कम थे, लेकिन लड़के ने वो बात स्वीकार कर ली, क्योंकि रात होने वाली थी और शायद उसके बाद उसको कुछ काम भी न मिलता। तो उसने चवन्नी में ही काम करने के लिए तैयार हो गया। और जब वह उस चवन्नी को लेकर घर पहुंचा तो क्या हुआ, और पिताजी के सामने उसको रखा और उनको कहा कि ये देखो, ये मेरी अपनी कमाई है। तो हर बार की तरह पिताजी ने कहा कि इसे कुएं में फेंकाओ। लेकिन उसने इस बार पैसे को कुएं में नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि वह पैसे का, अपनी कमाई का महत्व जान गया था। वह जान गया था कि पैसा कमाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कोई भी व्यक्ति अपनी परिश्रम की चीज़ इतनी आसानी से फेंक नहीं सकता। तो चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे? उसने खुद कहा था कि पिताजी, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हो कि इसे कुएं में फेंकाओ। क्योंकि उसने काफ़ी परिश्रम किया था। तो अपने परिश्रम की कमाई व्यर्थ होते हुए नहीं देख सकता था। इस कारण से सेठ के लड़के की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी परिश्रम की कमाई को व्यर्थ होते हुए या बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने, इस कारण से उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तो चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे? तो हम लिखेंगे, कारण यही था। क्या कारण था बच्चों? कि अपनी परिश्रम की या अपनी कमाई, अपने परिश्रम की कमाई वह कुएं में नहीं फेंक सकता था। अब उसे अपनी कमाई का महत्व समझ आ गया था। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात, फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आँख में
आंसू आ गए। आंसू आ गए होंगे क्योंकि उसे अपने अपनी परिश्रम की कमाई क्योंकि उसे अपने परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। व्यर्थ का अर्थ होता है बर्बाद नहीं कर सकता था। तो बच्चों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे क्योंकि उसे अपनी परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे। इसका उत्तर है चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे क्योंकि उसे अपनी परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। हम बच्चों अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा। तो बच्चों इस पाठ में हमने देखा है कि बार बार ये पंक्ति लिखी गई है, अनुभवी पिता सब समझ गया। तो इसका अर्थ क्या होता है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। तो हमने देखा है कि जो बूढ़ा व्यापारी था उसको बात समझ आ जाती थी कि लड़का जो मुझे धन दे रहा है, अचरफी दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है, वो उसकी कमाई नहीं। उसको किसी ने नहीं बताया, उसकी पत्नी ने नहीं बताया, उसकी बेटी ने भी नहीं बताया, लेकिन पिता को समझ आ गया। कैसे समझ आ गया। पिता क्या समझ जाता था बच्चों कि मेरा पुत्र अपनी कमाई मुझे नहीं दे रहा है, यह माँ से या फिर बहन से पैसे मांग कर ला रहा है। तो उसको किसने समझाया, किसने बताया। उसके अनुभव ने। बूढ़ा व्यापारी बहुत अनुभवी था। हर बूढ़ा व्यक्ति के पास अपना अनुभव बहुत होता है। अनुभव से ही वह बता देते हैं बहुत सी बातें कि ये सच बात है और ये झूठ बात है। तो वैसे ही जो अनुभवी पिता था वो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा जानता था। उसे पता था मेरा पुत्र तो आलसी है, आराम तलब है, और वो कैसे अशर्फी ला सकता है, वो 1 रुपये का सिक्का कैसे लेके आ जाएगा।
तो बच्चों शेष प्रश्न को हम कल करेंगे। आप इस पे ज़रा इसको डिस्कस करना कि अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, पिता क्या समझ गया। ये आपका गृह कार्य है। अगले वीडियो में हम इसका हल करेंगे।